वेलकम बैक टू पीके फिजिक्स पॉइंट। आज फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग फिर बात करने जा रहे हैं ऑप्टिक्स का। आज पार्ट 10 है वीडियो का। ये हम लोग बात कर रहे हैं प्लेन सरफेस रिफ्रैक्शन का लास्ट टॉपिक्स है। अभी तक हम लोग मिरर के बारे में पढ़े, मतलब रिफ्लेक्शन पढ़े, और रिफ्रैक्शन जो हम लोग पढ़े अभी तक वो प्लेन सरफेस पर पढ़े, ठीक है ना। तो हम लोग लास्ट आज इसका टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं प्लेन सरफेस रिफ्रैक्शन का। इसके बाद हम लोग लेंस वगैरह पढ़ेंगे, ठीक है। तो ध्यान दीजिए कि यहाँ लिखा हुआ है फिश और डाइवर सी द आउटसाइड वर्ल्ड और ए सर्कुलर पथ। मतलब एक मछली है या कोई भी जलीय जीव हो जो इस प्रकार से देख रहा होगा, तो सर्कुलर पथ पर देख रहा हो। जैसे मान लीजिए कि मछली पानी में, इमेजिन कीजिए, ऐसा आपको ऐसा लगना चाहिए कि जो मछली है वो कहीं इस प्रकार का सर्कुलर पथ पर दिख रहा है, ऊपर की ओर देख रहा होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से जब देख रहा होगा तो कहीं न कहीं ऊपर की ओर भी दिख रहा होगा और इधर भी दिख रहा होगा। तो देखिए, ध्यान दीजिए कि लाइट जो हम लोग पास कर रहे हैं इस प्रकार का किया है, इसलिए कि इधर भी जाएगा, इधर जो हमको काम है वो यूज कर रहे हैं यहाँ पे, कि यहाँ पे लाइट टकर गई तो यहाँ पे हम लोग नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। ये रूल है हम लोग का कि जहां भी लाइट टकर जाएगी वहां पे नॉर्मल ड्रॉ करेंगे उसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो प्लेन सरफेस है, इस प्लेन सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ होगा? तो इनफाइनाइट पर। कोई भी प्लेन सरफेस होगा तो उसका सेंटर इनफाइनाइट पर होता है, इधर सेंटर नहीं होता है। समझ रहे हो? तो नॉर्मल ड्रॉ किए, यहां भी आप कर सकते हो, यही काम नॉर्मल ड्रॉ किए इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से इसी पॉइंट पर जहां पे लाइट टकर गई। अब ध्यान दीजिए, अभी है वाटर में और इधर है एयर। इधर जो रेयर है वो एयर को मानते हुए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 मानेंगे, और इधर जो वाटर है जिसका डेंसर लिख रहे थे म्यू डब्ल्यू, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना हो जाएगा? 4/3। जितना ना मान के हम लिख दे रहे हैं, कोई भी वाटर जरूर नहीं, कुछ भी हो सकता है यार। तो म्यू हम लोग इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लिए। कुछ भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रहेगा उसको बनाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। ध्यान दीजिए कि जब इस प्रकार से देख रही होगी मछली तो हम लोग नॉर्मल ड्रॉ किए, इधर जब डेंसर से रेयर भेजे होंगे तो नॉर्मल से दूर मुड़ गई होगी लाइट, ऐसे इसमें भी ऐसा हुआ होगा। लेकिन क्रिटिकल एंगल बताए थे पिछला वीडियो में कि क्रिटिकल एंगल एक स्पेशल किस पर बनता है, जिस समय रिफ्रैक्टिव रे बाउंड्री से पास करना शुरू कर जाए रेयर और डेंसर मीडियम के। तो हम लोग एक कंडीशन बनाते हैं कि जब 90 डिग्री बन जाता है, ये ऐसे लाइट ना पास करके बाउंड्री से पास करना शुरू करे, मतलब ये जो है ये जो होना चाहिए यार, होना चाहिए, इसमें भी ऐसा होता है, ठीक है। तो ये जो है ये ना हो करके बाउंड्री से पास किया, यानी कि ये वैल्यू कितना है? 90 डिग्री। जब ये 90 डिग्री हो जाता है तो आई क्या कहलाता है? सी। तो आई जो है एंगल ऑफ इंसिडेंस, उससी कहलाएगा क्रिटिकल एंगल के लिए। यहां भी वही बात होगा, सी होगा। अब ध्यान दीजिए, हम लोग क्या करे जा रहे हैं कि मान लेते हैं कि मछली जो है एच गहराई पर है, मतलब कुछ इसका डेप्थ है, वाटर में फिश डूबा हुआ है, ठीक है, या कोई फिश डाइवर भी हो सकता है, जलीय जीव। तो एच हाइट पर है, जब देख रहा होगा तो सर्कुलर पथ होगा, तो इसका कुछ न कुछ रेडियस भी होगा, तो इसका रेडियस हम लोग आर मान रहे हैं। क्लियर? ये सब ध्यान होना चाहिए, एच क्या है, आर क्या है, ये सब ध्यान होना चाहिए। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे हम लोग अगर जो यूज करते हो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, यहां से अगर जो यही थ्योरी बनाना रहेगा तो लिख सकते हैं कि लेट फिश और डाइवर इज सिचुएटेड हाइट डेप्थ एच इन वाटर of refractive index mu and it's see the outside world of radius r, जिसका रेडियस हम लोग r मान लिए सर्कुलर पथ का। तो tan का हम लोग यूज कर रहे हैं। देखिए, ट्रिग्नोमेट्री में आप लोग ऐसा जानते होंगे कि जो चीज गिवन रहता है उसी का हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। अब ये नहीं कि जो चीज नहीं दिया उसको हम लोग यूज करेंगे। अब देखिए, अगर जो ए एंगल कितना है, ए एंगल कितना है, तो इस प्रकार का बन रहा है। ध्यान दीजिए, इस प्रकार का ये अगर जो यहाँ पे सी है यहां, तो ये भी कितना होना चाहिए? सी होना चाहिए। क्लियर?
समझ रहे हो कि ये इधर से भी पैरेलल हो जा रहा है, वो इधर से भी पैरेलल इस प्रकार से छप रहा है। तो ध्यान दीजिए ये कौन एंगल से हुआ, अल्टरनेट एंगल। तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं इसको सी। थोड़ा बढ़िया समझेंगे तो बढ़िया से वीडियो को देखते चलिएगा, तभी आपको समझ में आएगा क्लियर। ये सी जब हुआ तो सामने वाला क्या हो गया पी, और ये क्या हो गया बी, और ये हो गया एच, जब ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा होगा। क्लियर। तो हम लोग tan का यूज कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा आर बाई एच, और tan थीटा इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं साइन सी बाई कोस सी, आर बाई एच। साइन सी कॉस को हम लोग लिख सकते हैं अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर सी। ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, इतना आप लोग जान ही रहे होंगे, 10th क्लास में पढ़े होंगे और बाकी 11th में पढ़े होंगे, 12th क्लास के टॉपिक सब बता रहे हैं। तो ध्यान रहे कि हम साइन में क्यों चेंज किए, कॉस को साइन में क्यों नहीं चेंज की, क्योंकि हम लोग को पता है क्रिटिकल एंगल के लिए कि साइन सी इक्वल टू 1 बाई म्यू। पिछला वीडियो में ऐसा फॉर्मूला प्रूव कर चुके हैं। तो साइन सी की जगह पर 1 बाई म्यू और अंडर रूट 1 माइनस यहाँ पे हम लिख देंगे 1 बाई म्यू का होल स्क्वायर, यहां से इक्वल टू आर बाई एच। अब इसको थोड़ा सा अरेंज कर दे रहे हैं, 1 बाई म्यू, ध्यान दीजिए अंडर रूट म्यू स्क्वायर माइनस 1 बाई कर दे रहे हैं म्यू, रूट स्क्वायर से रूट कैंसिल करके इसको डायरेक्ट नीचे लिख दे रहे हैं आर बाई एच। अब यहां से म्यू कैंसिल हो गया, इधर चला गया, तो यहां क्या हो जाएगा म्यू जब कैंसिल हुआ तो आर इक्वल टू एच बाई अंडर रूट म्यू स्क्वायर है ना, म्यू स्क्वायर माइनस 1। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसका क्वेश्चन पूछा था या ट्रिपल ई में, ऐसे क्वेश्चन हम बताएंगे, बुक रखे हुए हैं अभी, ठीक है, कैसे क्वेश्चन पूछा था इसका न्यूमेरिकल हम बता रहे हैं। इससे पहले जो भी थ्योरी है इसका हम कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो एक इसका फॉर्मूला है सर्कुलर पाथ के रेडियस के लिए, अगर जो म्यू दिया हुआ रहेगा, हाइट दिया हुआ रहेगा, कितना डेप्थ में है फिश, तो आप रेडियस इसका सर्कुलर पाथ का निकाल सकते हो। क्लियर। चलिए इसका वीडियो को पॉज करके आप लोग बढ़िया से लिख लीजिए, और जब लिखते चलते उस समय लगातार आप भी नहीं लिखते चलिए, वैसे दिक्कत होगा समझने में। चलिए टॉपिक हम लोग बात करने जा रहे हैं कॉची फॉर्मूला के बारे में, ठीक है। तो ध्यान दीजिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थियोरिटिकल है, थ्योरी का क्वेश्चन इसमें पूछता है, ठीक ना, जो हम बता रहे हैं इसके बारे में। देखिए एक फॉर्मूला इन्होंने बताया कि म्यू इक्वल टू ए प्लस बी बाई लेमडा स्क्वायर प्लस आगे इसको बढ़ा सकते हैं सी बाई लेमडा टू द पावर 4, आगे इस तरीके का होते रहेगा। देखिए हम लोग को इसका पॉइंट पर बात कर रहे हैं केवल, ठीक ना, पूछता कैसे क्वेश्चन वो बता रहे हैं। थोड़ा पहले ये जान लेते हैं कि इस फॉर्मूला में म्यू क्या है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, लैम्डा क्या है, तो वेवलेंथ ऑफ लाइट है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी मीडियम का होता है, ए बी सी जो भी लिख रहे हैं ये सब कांस्टेंट है, कांस्टेंट टर्म में है ए बी सी। तो ध्यान दीजिए यहाँ सब लोग ये पूछता है क्वेश्चन कि किस कलर का वेवलेंथ सबसे अधिक होता है, तो इसके बारे में सबको जानते होंगे कि रेड कलर का वेवलेंथ सबसे अधिक होता है। देखिए आपको ये भी पता होना चाहिए, जो भी हम लोग लाइट चैप्टर में पढ़ रहे हैं वो केवल विजुअल लाइट के बारे में पढ़ते हैं, विजिबल लाइट के बारे में, ठीक है ना। तो आप लोग पता होगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है, जैसे रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, इंफ्रारेड रे रेडिएशन भी बोल सकते हैं, विजुअल रे, अल्ट्रावायलेट रे, एक्सरे और गामा रे। देखिए ध्यान दीजिए कि जब नीचे से ऊपर यहां पे जा रहा है तो इसका वेवलेंथ बढ़ता है। सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसका होता है, तो रेडियो वेव का। तो हम लोग को ये चीज नहीं पढ़ना है अभी, हम लोग केवल पढ़ रहे हैं लाइट में विजुअल के बारे में। ये जो विजुअल रे है इसी के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो इसका वेवलेंथ आप लोग पता होगा कि इसका वेवलेंथ जो है, देखिए कुछ लोग अलग अलग तरीका का लिखते हैं, कुछ लोग लिखते हैं कि 3800 से 7400
एंगस्ट्रम होता है। ये अप्रोक्स वैल्यू इस प्रकार से लिखते हैं, इसलिए ऐसा लिखते हैं। कुछ लोग लिखते हैं 4000 से 7800 एंगस्ट्रम होता है इस टाइप। ठीक है, एंगस्ट्रम में वैल्यू है। तो ध्यान दीजिए कि विजुअल रे का अगर जो इस टाइप से लिख रहे हैं तो रेड कलर का वेवलेंथ सबसे अधिक अगर जो होता है तो कितना हो सकता है, तो सबसे ज्यादा जो होगा वो 7800 होगा, या अगर जो इसमें मानते हैं तो 7400 होगा, इतना तो कम नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ जो आप गियोर पढ़ते हो बैजानी हैप्पी नाला, इसमें सबसे ज्यादा वेवलेंथ इसका होगा और वॉयलेट कलर का सबसे कम वेवलेंथ हुआ। ठीक है, तो यहाँ सबसे कम जो है 3800 जो लिख रहे हैं वो किसके लिए होगा, वॉयलेट कलर के लिए। आपको ध्यान होना चाहिए कि किसके लिए कैसे हम बात कर रहे हैं। तो रेड कलर का वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगा कितना, तो इतना बोलेंगे। अब किसी भी बीच में से कलर को उठाएंगे हम, इसमें से 7 कलर में से, तो इसमें से कहीं न कहीं बीच में से होगा। क्लियर, तो इजी हो गया आपको याद रखने में। कोई पूछ देगा कि कितना होता है, जैसे ऐसे होता है कि उसने पूछता है कि रेड कलर का वेवलेंथ सबसे अधिक होता है कितना, तो बोल सकते हैं 7400 या 7800 एंगस्ट्रम। एंगस्ट्रम का मतलब समझ रहे होंगे, 1 एंगस्ट्रम इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर। बहुत छोटा है, जो भी विजुअल रे पढ़ रहे हैं उसका वेवलेंथ जो है वो बहुत छोटा है। तो यहां से हम लोग ये देख रहे हैं फॉर्मूला, कोसे फॉर्मूला से, कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वेवलेंथ में इनवर्सली रिलेशन है, उल्टा रिलेशन है दोनों में। मतलब अगर जो किसी लाइट रे का किसी कलर का वेवलेंथ अधिक होगा तो उसके लिए किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा। क्लियर, चलिए इसको हम लोग थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं। इसके बारे में आपको मॉडर्न फिजिक्स में हम बात करेंगे, ये मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ना, लेकिन थोड़ा यहाँ पे जरूरत है इसलिए थोड़ा बता दिए। मॉडर्न फिजिक्स में इसके बारे में डिटेल से बताएंगे, इसलिए इसके बारे में भी हम बात किए, क्योंकि लाइट जो पढ़ रहे हैं, लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में ये सब पढ़ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए प्योर में लिख रहे हैं हम, लैम्डा लिख रहे हैं, इट मीन्स वेवलेंथ 4 और 3 7। ठीक है, प्योर ठीक है। आप याद रखिए सब लगातार, माने कि 4 ऑप्शन में से रेड अगर जो ना देगा तो सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसका हो जाएगा, ऑरेंज का, उसके बाद किसका, येलो का। इस टाइप से आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, कि मान लीजिए अगर जो कहता है क्वेश्चन कि किस कलर के लिए वेवलेंथ सबसे अधिक होता है, तो रेड का हम लोग जानते हैं, रेड ऑप्शन खोजेंगे ना मिलेगा, तो उसके बाद हम लोग ट्रिक से देखेंगे ना, ऑरेंज है, ऑरेंज नहीं होगा तो येलो होगा। इस टाइप से आप ध्यान रखिए। सबसे कम किसका होगा, तो वायलेट का। इसी प्रकार से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस मीडियम के लिए, किस मीडियम का किस कलर के लिए सबसे अधिक होगा, तो इनवर्सली रिलेशन है, तो साफ पता चल रहा है कि सबसे ज्यादा वायलेट का होना चाहिए। प्योर लिख रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, तो अगर जो वायलेट न दिया रहेगा तो फिर इंडिगो का होगा। सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी मीडियम के लिए हम लोग बात कर रहे हैं, किस कलर के लिए होगा उसके लिए हम लोग लिख रहे हैं। अब देखिए हम लोग इसमें और बात करते हैं, जैसे क्रिटिकल एंगल के बारे में। क्रिटिकल एंगल रिव्यू कि किस कलर के लिए क्रिटिकल एंगल सबसे अधिक होगा। देखिए हम लोग क्रिटिकल एंगल के लिए फॉर्मूला पढ़े, साइन सी इक्वल टू 1/μ, या म्यू आर बाई म्यू डी, इस टाइप का लिख रहे थे। ठीक है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेलर अगर जो एयर मान लिया जाए तो 1 हो जाएगा, तो 1/μ हो जाएगा। तो C इक्वल टू साइन इनवर्स 1/μ हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, म्यू जो है C का रिलेशन कैसा लग रहा है, इनवर्सली, क्योंकि एंगल में उसी के साथ चेंज करता है। अब समझ रहे होंगे, मैथ में अगर जो पढ़े होंगे तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो यहां से हम लोग ये देख रहे हैं कि म्यू इसका उल्टा है, तो म्यू सबसे ज्यादा किस कलर के लिए था, वायलेट का। तो क्रिटिकल एंगल सबसे ज्यादा किसके लिए होगा, तो रेड का, उल्टा है इसलिए। क्लियर, समझ रहे हो। इस टाइप से कोई लेंस का पावर, फोकल लेंथ क्या होगा इसके बारे में बताएंगे भी। अभी अभी हम लोग यही बात कर रहे हैं 3 चीज का।
ठीक है ना। तो इसमें अगर जो पावर की बात करेंगे तो आप लोग ऐसे फार्मूला लेंस के लिए जानते होंगे 10th क्लास में कि P इक्वल टू 1/f होता है, वेयर f जो होना चाहिए मीटर में होना चाहिए। तो फोकल लेंथ किस कलर के लिए सबसे ज्यादा होगा, इसमें हम लोग बात करेंगे। अभी और लेंस तक नहीं पहुंचे, इतना ही आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो एक क्वेश्चन बता रहा है ट्रिपल ई का, ठीक है ना। आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन आ गया होगा, देखिएगा। ए फिश लुकिंग अप थ्रू द वाटर सी द आउटसाइड वर्ल्ड कंटेन ए सर्कुलर होरिज़ोन इफ द refractive index of water is 4/3 and the fish is 12 centimeter above the surface, the radius of the circle in centimeter is। ऑप्शन में आपको दिया हुआ है 4 गो, ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन और समझिए। जो अभी थ्योरी बताया जितना ऑप्टिक्स का, उसी लेवल से हम क्वेश्चन देंगे। आगे अभी लेंस नहीं पाए तो लेंस का क्वेश्चन नहीं देंगे, अभी समझिए। जैसे क्वेश्चन कह रहा है कि एक फिश है, कहाँ है, तो वाटर में। जो अभी डायग्राम बताए थे, कितना हाइट पर है, तो हाइट एक गिवन है एच इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी दे दिया 4/3। तो निकालना क्या चाहिए, रेडियस ऑफ दिस सर्किल इन सेंटीमीटर इज। तो सेंटीमीटर में दिया हुआ तो सेंटीमीटर तो आंसर आएगा ही। तो रेडियस के लिए अभी एक फॉर्मूला हम लोग बात किए, क्वेश्चन बढ़िया समझ लिए होंगे। तो रेडियस के लिए फॉर्मूला क्या है, h/√μ² - 1। आप डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखें, क्योंकि वहां फॉर्मूला को प्रूव करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको। अगर जो नहीं याद रहेगा तो प्रूव करने में बेहतर है कि आप प्रूव कीजिए अपने से, जो भी बताए जिस तरीके से हम लोग डेरिवेशन करते हैं फॉर्मूला को। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन क्या था कि एक फिश है 12 सेंटीमीटर गहराई पर, ठीक है, और जिस वाटर में उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया है 4/3। तो बताइए कि जब ऊपर की ओर देख रहा होगा तो सर्कुलर हॉरिजॉन देख रहा होगा। सर्कुलर जब हॉरिजॉन देख रहा होगा तो उसका रेडियस कितना होगा उस सर्कुलर पथ का। तो इसके लिए फॉर्मूला लोग जो जान रहे हैं, इस पर रखेंगे, आंसर आ जाएगा 12/4/3 का स्क्वायर -1। कितना हो जाएगा, 12/√16 - 9 हो गया। 12 कितना हो जाएगा, 16 में से 9 चल गया, 7 बच गया /3। अभी क्या होगा, ये ऊपर चला जाएगा तो बढ़ती है 36/√7, 81 आया सेंटीमीटर में। चलिए ऑप्शन आप लोग देखे होंगे, तो ऑप्शन में ये है आंसर एक क्या चीज मिल रहा है, तो इसमें ऑप्शन मिल रहा है ए का 36/√7। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बात करते हैं, देखिए इसको लिखेंगे नहीं, बताएंगे भी नहीं, आप सिंपल समझिए, ठीक है। समझिए क्या क्वेश्चन है कि इफ 2 मिरर्स आर केप्ट एट 60 डिग्री टू ईच अदर देन द नंबर ऑफ इमेजेस फाउंड बाय देम इज। इसका भी थ्योरी हम बता चुके हैं पहले कि 2 मिरर है 60 डिग्री पर, तो बताइए कि कितना इससे इमेज बनेगा। तो आप जानते हैं 360 डिग्री बाई 60 लिख देंगे, 360 डिग्री बाई 60। अब यहाँ से कैंसिल कर देंगे तो 6 आएगा, और 6 जो है इवेंट नंबर है, और इवेंट नंबर है तो क्या करना चाहिए, 1 घटा देना चाहिए, 5 आंसर आ जाएगा। अच्छा, एक क्वेश्चन जो है 2002 में पूछा है, और यही क्वेश्चन सेम टाइप का 2003 में भी क्वेश्चन पूछ दिया। देखिए 3 वालों में क्या पूछा 2003 में, टू गेट 3 इमेजेस ऑफ ए सिंगल ऑब्जेक्ट वन शुड हैव 2 प्लेन मिरर एट एन एंगल ऑफ। 3 इमेज बनने के लिए कितना एंगल होना चाहिए, ठीक है। तो इसका भी थ्योरी हम बता चुके हैं कि जब परपेंडिकुलर रहेगा मिरर इस प्रकार से, और इसमें कोई ऑब्जेक्ट रख देंगे ऐसे, तो उसका कितना इमेज बना था, 3 गो। ये सब इमेज, ये ऑब्जेक्ट है, हम लोग इसका फॉर्मूला पर रख देंगे 90। ये कितना हो जाएगा, 9 चौको 36, 4 भी क्या चीज है, इवेंट नंबर, तो 3 आंसर आ जाएगा, एक फिर माइनस कर देंगे, क्लियर। तो ये सब बता रहे हैं इस प्रकार से, क्योंकि इसका भी बता चुके हैं पहले ही वीडियो में है सब डाला हुआ क्वेश्चन, हालांकि क्वेश्चन पूछा हुआ है। चलिए क्वेश्चन है 2002 में और पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन ऑप्टिकल फाइबर्स। 2002 में पूछा, ऑप्टिकल फाइबर लिखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर में क्या चीज का यूज कर रहे हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, स्कैटरिंग, डिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन,
द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ऑप्टिकल फाइबर वाला बताया था डायग्राम एक बना करके, पिछला वीडियो में सब इसे बताया हुआ है। इस वीडियो में डायरेक्ट जो आए होंगे पिछला में जाइए, लगातार पढ़ते चलिए, अकबक में मत रहिए, स्थिर से पढ़िए, जल्दीबाजी में नहीं। आपको सोच लेना है कि इतना देरी हमको टाइम देना है इसमें, ठीक है। देखिए कुछ क्वेश्चन इस तरीके का और बता रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि ऑप्टिक्स से क्वेश्चन जो है इंजीनियरिंग मेडिकल में कम रहता है, ज्यादा क्वेश्चन इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से रहता है, जबकि यही उल्टा होता है 12th क्लास में। आपको पता है बोर्ड एग्जाम के लिए कि कौन कौन कैसे पूछता है, वो भी थोड़ा सा बता देते हैं, ध्यान दीजिए। हम लोग को फिजिक्स में पढ़ना है कौन कौन सी 12th फिजिक्स सिलेबस जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इसके बाद करंट इलेक्ट्रिसिटी, इसके बाद मैग्नेटिज्म, ऑप्टिक्स और मॉडर्न फिजिक्स। इतना ही आपको 12th क्लास में पढ़ना। देखिए इसमें है क्या सी कि ये जो है सो लगभग 10 से 12 नंबर का पूछता है, ठीक है ना। ये दोनों के एक में करके हम पढ़ाते हैं, क्यों पढ़ाते हैं आपको बताएंगे कि एक में पढ़ाने क्या कारण बनता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चार्ज को रेस्ट स्टेट में हम लोग पढ़ते हैं, मोशन होता है लेकिन फ्रीली रूप से मोशन नहीं होता है उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। करंट इलेक्ट्रिसिटी में मोशन में चार्ज को पढ़ते हैं। आपको पता होगा कि जब चार्ज रेस्ट में होता है, बताया हुआ है, इसका वीडियो बना हुआ है, जब चार्ज रेस्ट में होता है तो केवल इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, लेकिन चार्ज जब मोशन में होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों बनाता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों बनाता है, इसमें मोशन में पढ़ना है, इसलिए दोनों को साथ में बताते हैं। 24 नंबर का पूछता है 12th क्लास में, और ऑप्टिक्स से 14 मार्क्स का पूछता है, और ये 22 मार्क्स का पूछता है। पूरा सा आपका 70 मार्क्स हो जाएगा। बाकी प्रैक्टिकल बिहार बोर्ड की बात कर रहे हैं, बीएससी भी इस टाइप से पूछता है, ठीक है ना। तो प्रैक्टिकल बाकी हो गया 30 मार्क्स का। जानकारी होना बहुत जरूरी है, जबकि यही जस्ट अपोजिट हो जाता है इंजीनियरिंग मेडिकल में, ठीक है ना। ऑप्टिक्स जो हम पढ़ा रहे हैं इससे बहुत कम क्वेश्चन आता है इंजीनियरिंग मेडिकल का क्वेश्चन, ठीक है ना। इस सबसे ज्यादा क्वेश्चन यही दोनों से रहता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और करंट इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म। इसका भी क्वेश्चन रहेगा तो इसका थ्योरी का क्वेश्चन रहता है, मॉडर्न फिजिक्स में ज्यादा न्यूमेरिकल नहीं होता। तो ये जानकारी आपको होना बहुत जरूरी है, इसलिए ऑप्टिक्स का क्वेश्चन बहुत कम है इसमें। अगला चैप्टर हम जो स्टार्ट करेंगे उसको बताते चलेंगे, जो भी क्वेश्चन है बताएंगे इसमें से, ठीक है। देखिए क्वेश्चन आपको सबसे पहले ये हम बता रहे हैं, IIT 2001 का पूछा हुआ है, ठीक ना। थोड़ा इजी क्वेश्चन है, उसके बाद हम एक IIT का 2000 में जो पूछा है उस क्वेश्चन पर बात करेंगे। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन है कि रे ऑफ लाइट, आपको स्क्रीन पर आया हुआ है, देखिए पढ़िए पढ़िए से। ए रे ऑफ लाइट passes through 4 transparent media with refractive indices mu1, mu2, mu3 and mu4 as shown in the figure. The surface all क्या लिखा है, the surface of all media are parallel. If the emergent ray CD is parallel to the incident ray AB, we must have, देखिए ABCD करके कुछ दिया, A B, यहाँ पे दिया सी, यहाँ पे दिया सी और डी, इस टाइप का। ए बी जो है पैरेलल है सी डी का, पॉइंट में यही है इसमें दिया हुआ इतना, उससे मतलब देखिए है क्या कि सब अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, मतलब एक ग्लास स्लैब है और सब में अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कुछ मीडियम रखा गया, जैसे कुछ ऑयल रख दिए, कुछ में मिल्क रख दिए, कुछ वाटर है, इस प्रकार का रखे हुए, एक सिंपल ग्लास ही है, तो सबका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग है। लेकिन जब लाइट इधर से हम भेजे हैं तो लाइट भेजने से क्या हुआ कि ए बी जो है पहला ग्लास का सी डी के पैरेलल हो गया, मतलब चौथा वाला का पैरेलल जा रहा है लाइट रे। अगर जो लाइट रे पैरेलल इस प्रकार से जाए तो डायग्राम क्लियर नहीं है, इस प्रकार का होना चाहिए,
तो पहला होने से क्या हो रहा है कि आपको पता होगा कि डिविएशन कितना हुआ, डिविएशन नेट 0 हुआ, और नेट डिविएशन जब 0 हुआ यानी कि एक लाइट इधर से ऐसे पास कर देगी, एक इधर से पास करेगी, ठीक है ना। इसको जाना था सीधे, लेकिन मीडियम चेंज होने से, लेकिन लास्ट तक यह जो है फिर पैरेलल हो गई। इससे पता ये चल रहा हम लोग को कि अच्छा ऑप्शन के अनुसार समझ रहे कि कौन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके बराबर होगा। तो जब इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका बराबर जब होगा तभी तो ये जो है इसे पैरेलल होगा इसके लिए। अगर तो इसमें पैरेलल होता μ1 = μ2 हो जाता। यानी कि जैसे वो ग्लास स्लैब में हम बताए थे, डायग्राम समझिए, थोड़ा सा पीछे याद कीजिए। लेटरल इनहर्सन जब बता रहे थे तब इस प्रकार का बताए थे कि लाइट ऐसे भेज रहे हैं, नॉर्मल ड्रॉ किए, फिर इस प्रकार का हुआ, फिर नॉर्मल ड्रॉ किए, और फिर इस प्रकार का हुआ। देखिए इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है कुछ भी एयर मान लिया का जो होता तो इसका 1 होता, इसका भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उधर नहीं हो जाता, तब ना पैरेलल होगा। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग था तो इसका देखिए कि यहाँ से यहाँ अलग, यानी कि दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है, यानी आंसर में जो होगा μ1 = μ4 हो जाएगा। क्लियर। चलिए हम लोग जो IIT चाहिए तो 2000 में पूछा है उस पर हम लोग बात करते थोड़ा। वीडियो को पॉज करके आप लोग लिख लिया कीजिए। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन है ए डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट फ्रॉम ए पॉइंट सोर्स एस, पॉइंट सोर्स एस दिया हुआ है, ठीक है, हैविंग डाइवर्जेंस एंगल अल्फा falls vertically on a glass slab as shown. The angles of incidence of the two extreme rays are equal. दोनों का एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल कर दिया, ठीक है। बढ़िया से क्वेश्चन पढ़िए, समझिए। If the thickness of the glass slab is t and the refractive index n, then the divergence angle of the emergent beam is, divergence angle कितना होगा इमरजेंट बीम का। इमरजेंट बीम कहने का मतलब इमरजेंट लाइट जो होगा, जैसे इस प्रकार से भेजे तो समझिए थोड़ा, लाइट सोर्स है, यहाँ से लाइट निकल रही है दोनों तरफ, और दोनों तरफ एंगल ऑफ इंसिडेंस सेम है, तो इसमें भी हम लोग लाइटर इनहर्सन में जो काम किए तो वही काम करेंगे। देखिए अभी हम वो क्वेश्चन को बात कर रहे हैं जो थ्योरी हो चुका, ऐसा क्वेश्चन है और बहुत सा इसमें ऑप्टिक्स का, लेकिन उस क्वेश्चन पर बात करें जिसका थ्योरी हो गया, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पे फिर लाइट टकर गई, फिर हम लोग नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, तो इस प्रकार से मुड़ जाएगी पैरेलल। इसमें भी यही होगा, इस प्रकार का। तो बताइए क्वेश्चन क्या है कि देन द डाइवर्जेंस एंगल ऑफ द इमरजेंट बीम इज, इमरजेंट रे जो निकला, इमरजेंट हो गए, ठीक है ना, निर्गत किरण इसको हिंदी में बोलते हैं, जो निकला उसके बीच एंगल कितना बन रहा होगा। आप समझ रहे होंगे कि जब यहां से दोनों अल्फा एंगल से निकला है, दोनों तरफ इंसिडेंट सेम है, तो ये निश्चित है कि ए एंगल के जब इक्वल होगा तो हम लोग ये जो एंगल है इसमें भी इक्वल होगा। अच्छा यहां भी उस तरीका का होगा। अगर जो इसको मान लेते हैं कि बीटा, ठीक है ना, तो ये भी कितना हो जाएगा, यहां से बीटा मानना पड़ेगा, दोनों में सेम होगा, क्योंकि दोनों यहां से आई जब दिया हुआ है तो यहां से भी हम लोग बीटा मान ली, या आर माना चाहते हैं तो आर मान लीजिए, यहाँ कोई दिक्कत नहीं। तो ये भी कितना हो जाएगा। इस प्रकार से इसमें हम लोग क्या लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए, ये बी है और ये क्या चीज हो जाएगा। यहां से हम लोग डिविएशन करते हुए अगर तो नहीं होता, नॉर्मल इस प्रकार ड्रॉ किए, अगर तो मीडियम चेंज नहीं होता, अगर सेम रहता इस प्रकार सीधे पास कर जाते, ठीक है ना। इसमें भी ऐसा होता, सीधे पास कर जाते, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा।
तो जितना एंगल से ये आया, अगर जो पैरेलल चला गया फिर वही इसी प्रकार से, तो यहाँ जो एंगल जो बना रहा होगा दोनों के बीच, जैसे समझिए हिट एंड ट्रायल मेथड कि ये जो लाइट सोर्स है आई इंसिडेंट दोनों सेम एंगल से किया, तो यहाँ से इमरजेंट भी कर रहा होगा दोनों सेम एंगल से, यानी हम लोग बोल सकते हैं कि इमरजेंट एंगल जो होगा वो तो नहीं होगा जितना यहाँ से निकला था, अर्थात अल्फा ही होगा। क्लियर, मतलब अल्फा आंसर इसका होगा। इसको बना भी सकते हो मैथमेटिकल टर्म से, बाकी यहाँ सब समझ सकते हो। जिसका प्रॉब्लम होगा बोलिएगा, इसको क्लियर सोल्यूशन देंगे। ये हिट एंड ट्रायल मेथड से यहाँ बता दी।